गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 16 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, पीएम केयर्स फंड से कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया है कोविड 19 को लेकर उसमें से क्या किया गया है दोस्तों, कुछ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं दोस्तों, 3100 करोड़ रुपए। 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पाकिस्तान और चीन मिलकर डायमर भाषा डैम बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन का निवेश 30:70 है। इस डैम पर कुल कितना खर्च होगा। दोस्तों, क्या हो रहा है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या बना रहे हैं दोस्तों, जो विवादित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। हमारे जो भारत का जो J&K है, जम्मू कश्मीर है, उसमें ये जगह पड़ती है। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। 30% शेयर तो इसमें पाकिस्तान का है और 70% किसका है दोस्तों, चाइना का है। तो ये कुल मिलाकर कितने रुपए निवेश कर रहे हैं इस बांध पर। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन में रख रहा हूँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है $442 मिलियन, $445 मिलियन, $450 या $500 मिलियन। तो दोस्तों, अभी चाइना और पाकिस्तान मिलकर के जो डायमर भाषा डैम बना रहे हैं वो कितने, $442 मिलियन का है दोस्तों। बात तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो सिंधु जल समझौता है उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर सामने आता है। ये सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, उसका भी पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। तो भारत को क्या ठोस रणनीति से और इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये दोस्तों, ये कब का प्रोजेक्ट था ये दोस्तों, ये था 2010 का। 2010 में इसको मतलब जब विदेशी जो एजेंसियां थी वो क्या पीछे हट गई भारत के विरोध के कारण। लेकिन अभी चीन और पाकिस्तान मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान में डायमर डैम बना रहे हैं, जो भारत के साथ विवादित क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिससे भारत ने आपत्ति तो जताई है। लेकिन दोस्तों, इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर J&K वाले क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। यहाँ चाइना है जो तीसरा पक्ष बनने की बेफालतू में क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि CPEC जब बना था, CPEC भी कहाँ से निकला था, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से CPEC निकला था। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये उसी समय भारत को पुरजोर विरोध ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन अब इसमें चाइना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए भारत को। आपको वैसे ध्यान रखना है कौन सा डैम है दोस्तों, डायमर भाषा डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने PPE किट पर कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही है। तो दोस्तों, PPE किट हैं जो डॉक्टर्स को दी जाती हैं, पर्सनल इक्विपमेंट जो किट होती हैं, उन पर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार है जो कितना 50% सब्सिडी देने की बात कही है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट के बारे में दोस्तों मैंने कल ही बताया था। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल लखनऊ है। और बात करते हैं दोस्तों यूपी के बारे में, तो यहाँ का नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। आगे हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यूपी में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, 75। और पूरे 75 ज़िलों में कोविड-19 के जो केसेज हैं वो पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। अखिल कुमार को नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अभी नाडा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो पैनल है
जो डोपिंग केसेज वगैरह को देखता है, उसमें किसको शामिल किया गया है? अखिल कुमार को शामिल किया गया है। तो वो दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी कबड्डी। तो दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से राज्य करेंगे? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी व एमपी। तो दोस्तों अभी जो क्या होने वाला है दोस्तों, ये होना तो राष्ट्रीय जो हॉकी चैंपियनशिप है वो होनी तो कब चाहिए थी दोस्तों? 2020 में, लेकिन कोविड-19 कारण अब कब होगी? 2021 में। तो इसकी मेजबानी यूपी और महाराष्ट्र करेंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब होगा? 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? मतलब किसे वनडे क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली, शोएब मलिक। तो दोस्तों अभी किसे बनाया जा रहा है? बाबर आजम को। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों ये हिंदी में ऐसे भी आ सकता है कि वर्ल्ड आर्थिक फोरम की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए 70वां, 72वां, 74वां या 76वां। तो दोस्तों अभी भारत का कौन सा स्थान रहा है? 74वां। 2019 में कौन सा रहा था दोस्तों? 2019 में रहा था 76वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें चाइना का रहा है दोस्तों, चाइना का 78 नंबर रहा है। इसमें यूएसए का क्या रहा है दोस्तों? यूएसए का रहा है, यूएस का 32वां रहा है। इसमें दोस्तों टॉप पर कौन रहा है? पहले नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले नंबर पर रहा है यहाँ पर स्वीडन रहा है दोस्तों, स्वीडन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर फिनलैंड रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पोजीशन है उसमें 2 स्थान का सुधार हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में एनर्जी का पूरा सिस्टम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में, ये 19 गलती से हो गए दोस्तों, 20 में भारत 74वें स्थान पर रहा है, 2019 में 76वें पे था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए भारत में सर्वाधिक कौन सी एनर्जी उत्पादित होती है, कौन से तापीय विद्युत उत्पादित होती है? कितनी दोस्तों? 79.8%। आपसे ये सब पूछे जाएंगे दोस्तों। और नवीकरणीय ऊर्जा कितनी उत्पादित होती है दोस्तों? ये 17% उत्पादित होती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऊर्जा सर्वाधिक खपत किस में होती है दोस्तों? उद्योगों में। उद्योगों में कितनी? 41%। फिर दूसरे नंबर पर जो रेजिडेंशियल होती है, आवासीय जो घरों में लोग रहते हैं, वो कितना कंजप्शन करते हैं ऊर्जा का? 24%। तीसरे नंबर पर है कृषि, कृषि पर 17%। तो सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो किस में दोस्तों? उद्योगों में। फिर उसके बाद आवासीय, फिर कृषि और फिर व्यापारिक 8% व्यापारिक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में भारत है जो 2022 तक कितना चाह रहा है? 175 गीगावाट, 175 गीगावाट एनर्जी, गीगावाट ध्यान रखना, मेगावाट नहीं, गीगावाट एनर्जी डेवलप करना चाह रहा है। और बात करते हैं दोस्तों अभी क्या स्थिति है? पवन ऊर्जा 37,693 मेगावाट, यानी 37 गीगावाट मान सकते हो आप, 37.6 गीगावाट, ठीक है। यानी 45%। टोटल जो नवीकरणीय एनर्जी है उसका 45% अभी कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है नवीकरणीय में दोस्तों? पवन ऊर्जा। दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा है दोस्तों,
34,628 मेगावाट यानी 34.6 गीगावाट। 1000 का भाग देंगे गीगावाट में चेंज करने के लिए। और वैसे 36% है दोस्तों। बायोमास 9,875 मेगावाट, और गीगावाट में हम चेंज करेंगे तो 9.87 गीगावाट हो जाएगा, 12%। और पन विद्युत कितनी है दोस्तों? 5 से 7% यानी 4,683 मेगावाट यानी 4.68 गीगावाट। तो ये आपको पता होने चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत का लक्ष्य 2022 तक कितना है दोस्तों? 2022 तक 1,75,000 मेगावाट यानी 175 गीगावाट का रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका रखा है? 100 गीगावाट, या हम कहें 1,00,000 मेगावाट। मेगावाट में दोस्तों 3 जीरो आ जाती हैं, तो 100 गीगावाट किसका रखा है दोस्तों? सोलर एनर्जी का रखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2022 तक कितना टारगेट ये पूछा जाता है दोस्तों? 175 गीगावाट का, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका रखा है दोस्तों? इसमें रखा है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का, कितना? 100 गीगावाट। और उसके बाद विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का 60 गीगावाट, और बाकी अन्य का 15 गीगावाट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने दूध एवं डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिवाइस विकसित की है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कौन से शहर में स्थित है? तो दोस्तों अभी जो दूध में लोग हैं, जो कई बार ये पानी मिलाना तो एक आम बात है, बाकी हर प्रकार के प्रोडक्ट मिला देते हैं, केमिकल्स वगैरह मिला देते हैं। तो इसके लिए एक डिवाइस विकसित की है, किसने दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। तो ये कौन से शहर में है दोस्तों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नाइजर के सैन्य अभ्यास में बाको हराम आतंकी ग्रुप, बोको हराम आतंकी ग्रुप है दोस्तों, वो बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। तो इसके कितने आतंकवादियों को मारा है नाइजर के सैन्य अभ्यास में दोस्तों? इसमें 75, ये आपको ध्यान रखना है, 75 आतंकवादियों को मार गिराया है। आगे हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की सहायता के लिए अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कितने मिलियन डॉलर के लिए पेशकश की है? तो दोस्तों अमेरिका का एक जो एजेंसी है CDC, उसने कितना मिलियन डॉलर देने की बात कही थी भारत को? तो उसने 3.6 मिलियन डॉलर देने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों अभी अमेरिकी सरकार ने इसको वॉच जो लिस्ट है उसमें डाल दिया गया है। पूरी मतलब छानबीन करने के बाद ही भारत को ये सहायता दी जाएगी। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, कल का पहला क्वेश्चन था, जिसमें कई स्टूडेंटों ने काफ़ी बेहतर लिखा है। बाकी अधिक से अधिक लिखने की कोशिश किया करो दोस्तों। आप सभी लिखोगे, जितना अधिक लिखोगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, कल के क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। क्वेश्चन पहला था कल का, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था, और इसके बारे में पूरी डिटेल भी लिखनी थी। तो दोस्तों ये किस में है? गोवा में। तो गोवा की बात करते हैं, तो गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों? पणजी है, कैपिटल पणजी। ठीक है, और गोवा की बात करते हैं तो यहाँ के CM कौन है दोस्तों? यहाँ के CM है प्रमोद कुमार सावंत। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ये आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की एक मंडावी नदी है, वो भी काफ़ी फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं, गोवा में जो राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये कोविड-19 महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं दोस्तों। ये लेख हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आपसे क्वेश्चन छोटे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाई राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो गोवा में है।
और ये दोस्तों कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की बात हम कर चुके हैं। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCAOR कहते हैं दोस्तों इसको, NCPOR, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR का गठन एक स्वायत्त शासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया है। ये स्वायत्त शासी दोस्तों क्या है? संस्था है। ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में, ये बता ही चुके हैं हम। और आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों ये ध्रुवीय दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। जो दोस्तों महासागरों में दक्षिणी जो क्षेत्रीय है ध्रुवीय, वहाँ पर क्या अनुसंधान का काम ये करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन मैत्री एवं भारती के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों जो अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी स्टेशन हैं मैत्री एवं भारती, ध्यान रखना अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर काफ़ी सभी देशों के क्या हैं स्टेशंस बने हुए हैं। तो वहाँ पर भारत के भी कौन कौन से? मैत्री एवं भारती। उनका ये क्या है दोस्तों? नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए कल का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1984 में। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? संदीप प्रधान, और स्थापना 1984 में हुई थी। तो ये अपने कई स्टूडेंटों ने लिखा है, बाकी सभी लिखने की कोशिश करें और बेहतरीन अपनी नॉलेज को डेवलप करें। आगे बात करते हैं दोस्तों तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जिसके बारे में आपको अधिक से अधिक लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 12 मई। तो आपको इसके बारे में मैक्सिमम लिखना है। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पार्किंसंस रोग किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, यकृत और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि पार्किंसंस रोग फिलहाल चर्चा में क्यों है, इसके बारे में क्यों। कल हमने कावासाकी रोग के बारे में बताया था कि भाई सबसे पहले कहाँ पर? जापान में हुआ था 1967 में। फिर पहली बार जापान से बाहर 19 क्षेत्र में अमेरिका में फैला था। तो ये रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये चर्चा में है अभी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लेख हैं उनके बारे में। यूपीएससी वाले स्टूडेंट ज़रूर देखें, यूपीएससी, आरपीएससी और एसएससी वगैरह वाले भी स्टूडेंट देखें। हम बात करते हैं दोस्तों समर्थ योजना की बात करते हैं, समर्थ, ठीक है। तो समर्थ के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है, ठीक है। तो दोस्तों अभी समर्थ को कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो देखिए इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। जो संस्थाएं चल रही हैं उनकी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए ये कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं इस मिशन के बारे में दोस्तों। तो देखिए इसका मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका है स्वचालित एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, छात्रों को हायर एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ये प्रदान करना। तो आपसे पूछा जाएगा समर्थ किसके लिए है? ये है दोस्तों एजुकेशन के लिए मेनली। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया है। दोस्तों क्या है कि कोविड-19 के कारण अभी एजुकेशन भी बाधित है, तो इसको लेकर के कौन सा योजना एक प्लेटफॉर्म विकसित किया दोस्तों? समर्थ। ध्यान रखना आपको इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, समर्थ सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों को एक अपना ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय एवं विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र है। मतलब सभी जो हायर एजुकेशंस है उनके लिए सभी विभिन्न प्रकार के जैसे आर्किटेक्चर है, सुरक्षित, मापनीय एवं विकासवादी प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए है ये दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो यह विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, अपने आप ये बिना टीचिंग के, मतलब बिना टीचर्स के ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। बड़ा लेख एक और है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का? दोस्तों कुछ लोगों ने इसके प्रति चिंता भी जताई है, क्योंकि इसके तहत जो राष्ट्रपति भवन है, संसद है, वो क्या है कि नए बनाने की बात की जा रही है और इसमें 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और राजपथ वगैरह है उसको भी परिवर्तित करने की बात की जा रही है, यानी ये एक्स्ट्रा खर्चा करने की बात हो रही है। बात करते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या 20,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, इसलिए क्या कहा गया है कि जो कुछ लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी कोविड-19 के तहत ये एक्स्ट्रा खर्चा है तो अभी इसको नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हो रही हैं, तो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं किस किस चीज़ों को, किन किन चीज़ों को बदला जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है, जो आकार में त्रिकोणीय होगा। नए संसद भवन की बात कर रहे हैं, जो कैसा होगा? ट्रायंगल टाइप में होगा दोस्तों। और इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा, नया केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ये सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है, पुनर्विकास परियोजना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क, राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। एक संसद में, एक केंद्रीय सचिवालय में, एक जो राजपथ जो सड़क है उसमें, इन सब में क्या परिवर्तन करना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण, जो पहले से ही जो संसद है, राष्ट्रपति भवन है, वो जो चल रहे थे, उनको किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा दोस्तों? संग्रहालय बना दिया जाएगा, म्यूजियम वगैरह बना दिया जाएगा। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इसमें और किसको बदलना है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने की बात की जा रही है, उसको भी ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। इंदिरा गांधी जो कला केंद्र है दिल्ली में, उसको बदलने की, ये सब दिल्ली में ही है दोस्तों। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों, उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। जैसे बहुत सारे मंत्रालय हैं दोस्तों, उन सब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी वित्त मंत्रालय है, और होम मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय, और दोस्तों विदेश मंत्रालय है, इन सब के भी भवन बनाने की बात की जा रही है। बात करते हैं। तो देखिए, मैं बता चुका हूँ, इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसमें बात करते हैं सरकार का पक्ष क्या है दोस्तों। सरकार का पक्ष है संसद भवन की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। उनका कहना है कि जो ये संसद जो पुराने हैं, वो मौजूदा जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात कही है।
और ये कहा है कि 2026 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होनी है। ऐसे मौजूदा संसद आकार में छोटा है कि 2026 में क्या है, जो सांसद हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है, तो फिर छोटा पड़ेगा ये संसद, ये बात कही गई है। केंद्र सरकार के मंत्रालय व उनके विभाग अन्य क्षेत्रों में फैले हैं, जिससे अंतर विभागीय दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक विलम्ब होता है। उन्होंने ये कहा है कि जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उनके जो डिपार्टमेंट हैं, पोर्टफोलियो बने हुए हैं, वो क्या अलग अलग जगह हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चा होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है दूसरी जगह जाने में, ये बातें कही गई हैं दोस्तों। बात करते हैं मौजूदा भवन वर्ष 1911 में निर्मित किया गया था दोस्तों, जिसमें अधिकांश अपने संरचनात्मक जीवन को पूर्ण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1911 में ये बना है, जिससे अभी इनका थोड़ा सा क्या हो चुका है, अब ये थोड़ा पुराने भी हो चुके हैं, ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो कुछ लोग हैं उनकी चिंताएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए, इस पुनर्विकास परियोजना में बहुत बड़ी धनराशि का आवश्यकता पड़ेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान इतनी बड़ी जो राशि है, धनराशि है, वो खर्च करना अच्छा नहीं है, ये कहा है, तो मैं ये आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए क्या है सेंट्रल विस्टा, तो ये आप जान ही रहे हो, राष्ट्रपति भवन है, संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार इस क्षेत्र में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और बात करते हैं तो देखिए, जॉर्ज पंचम ने 1911 में क्या किया था, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े लेख की दोस्तों, वैश्विक वन संसाधन सूचकांक 2000। दोस्तों ये सूचकांक बाय मिस्टेक हो गया है, मूल्यांकन ध्यान रखें, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मूल्यांकन, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ठीक है। वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से 20 में वनों की कटाई की दर में कितना, 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है दोस्तों। 15 से 20 में, 2015 से 20 5 सालों में जो वनों की कटाई है, जो 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो एक चिंता का विषय है। आगे बात करते हैं, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों का नष्ट कर दिया गया है दोस्तों। वनों को क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया। 1990 से आज तक कितने वनों को नष्ट कर दिया गया है दोस्तों, 178 मिलियन हेक्टेयर वनों को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम बात करते हैं वर्ष 1990 से 2020 के दौरान कुछ देशों में वनों की कटाई में कमी के कारण शुद्ध वन हानि की दर में भी काफ़ी कमी आई है। तो दोस्तों कुछ देशों में क्या हुआ है, कुछ कमी भी हुई है 1990 से 2020 के दौरान। बाकी 1990 से 2020 के दौरान 178 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हुई है, और अभी 10 मिलियन हेक्टेयर कटाई हुई है 2015 से 20, ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए शुद्ध वन हानि की दर 1990 के दशक में 7.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटकर 2000 से 2010 में 5.2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गया। 2090 के दशक में तो हर वर्ष 7.8 मिलियन हेक्टेयर वन काटे जाते थे, फिर नष्ट किए जाते थे। फिर 2000 से 2010 तक, 2000 से 2010 तक की बात करें तो 5.2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष काटे गए दोस्तों। फिर 2010 से 20 4.7 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका में वर्ष 2010 से 20 के दौरान शुद्ध वन हानि की दर 3.9 मिलियन हेक्टेयर रही। अफ्रीका की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर 3.9 मिलियन हेक्टेयर, जिसके बाद 2.6 मिलियन हेक्टेयर के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का स्थान है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो देखिए वहीं दूसरी ओर 2010 से 20 के दौरान एशिया में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है।
बाकी देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई दोस्तों, एशिया महाद्वीप में वनों को बढ़ाया गया। इसके बाद यूरोप का स्थान है दोस्तों, और ओशिनिया का स्थान है दोस्तों, ओशिनिया और यूरोप का स्थान है। आगे बात करते हैं तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में वर्ल्ड का टोटल वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर, ये सारे आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। और ये प्रति व्यक्ति कितना है दोस्तों, 0.52 हेक्टेयर। हर व्यक्ति के हिस्से में कितना वन क्षेत्र आता है दोस्तों, 0.52 हेक्टेयर।